हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम गृह कार्य व्यवस्था के साधन, ये है चैप्टर 9 का, अरे वो सॉरी यार, क्लास 9 का चैप्टर 3 गृह कार्य व्यवस्था। ठीक है, इसका ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन है, गृह कार्य व्यवस्था के साधनों का उल्लेख कीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आपको जो भी गृह कार्य व्यवस्था के जो साधन होते हैं उन सब का उल्लेख आपको इसमें मिलेगा कि कैसे कैसे हमें उसे करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, घर की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने हेतु विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। अतः गृह कार्य व्यवस्था के साधनों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पहला है भौतिक साधन, ठीक है। दूसरा है मानवीय साधन। भौतिक साधन में है, भौतिक साधन वे साधन हैं जिनको प्रायः देखा और स्पर्श किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इन साधनों में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है। अतः भौतिक साधनों को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। जैसे है धन, ठीक है। धन किसी भी परिवार का जीवन रक्त है, क्योंकि धन के बिना तो हम कोई कार्य ही नहीं कर सकते हैं। सांस लेने के लिए भी जो है ना, सांस हम तभी तक ले सकते हैं जब तक हमारी क्षमता है। उसके लिए भी भोजन, पानी, वायु की ज़रूरत होगी। अब जो योगी लोग हैं तो उनकी बात ये अलग है, उनकी बात छोड़िए, साधारण लोगों की बात हो रही है। धन, धन किसी भी परिवार का जीवन रक्त है। जिस प्रकार रक्त के शरीर मृत हो जाता है, यानी कि रक्त के बिना जो है शरीर मृत हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से बिना धन के पारिवारिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। ठीक है, अस्त व्यस्त हो जाता है। अतः बिना धन के गृह कार्य व्यवस्था का संचालन जो है संभव नहीं है, क्योंकि धन के अभाव में गृह के विभिन्न कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। ठीक है, धन के अभाव में गृह के विभिन्न कार्यों को संपन्न किया जा सकता है। जब धन का पारिवारिक जीवन एवं कार्य व्यवस्था में इतना अधिक महत्व है तो इसका सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। अतः गृहिणी मितव्ययितापूर्ण विधि से धन का प्रयोग करती है तो गृह के विभिन्न कार्य सुगमता से सीमित धन से ही संपन्न हो सकते हैं। मैंने धन की तो आवश्यकता आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब आप उसे कितना यूज करते हैं, ज़्यादा करते हैं कि कम करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी मितव्ययिता से अपने घर को चला लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें भौतिक साधनों में पहले हमने पढ़ा क धन, और दूसरा है ख विभिन्न भौतिक पदार्थ। भौतिक साधनों की इस श्रेणी में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जैसे खाद्य सामग्री, वस्त्र, निवास स्थान, पुस्तकें, फर्नीचर, ईंधन, लोहा आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। इन भौतिक साधनों के अभाव में भी गृह कार्य व्यवस्था का संचालन संभव नहीं है। मैंने इन सब की ज़रूरत हमारे गृह कार्य व्यवस्था में पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, आगे है सार्वजनिक सुविधाएं। सार्वजनिक सुविधाएं, विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं जैसे यातायात के साधन, विद्यालय, पुस्तकालय, सिनेमा घर,
जिन्हें बिजली प्रदान करने वाले संस्थान, डाकघर, बैंक आदि भी भौतिक साधनों में शामिल हैं। इनके बिना भी गृह की कार्य व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाया जा सकता। गृह के अनेक ऐसे कार्य हैं जो इन सुविधाओं पर आश्रित हैं। अगर हमको कहीं जाना हो, मान लीजिए कोई सामान नहीं जाना है, तो अगर मार्केट हमारा नज़दीक है तब तो हम पैदल भी जा सकते हैं, पर अगर हमारा मार्केट दूर है तो हमें यातायात के साधन की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों को शिक्षा देनी है तो विद्यालय की आवश्यकता पड़ेगी। बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं उनको पढ़ाई, उनकी पुस्तकालय की व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हमें मनोरंजन चाहिए तो उसके लिए सिनेमा घरों की भी आवश्यकता पड़ेगी। बिजली प्रदान करने वाले संस्थान की भी आवश्यकता हमको होगी, क्योंकि बिजली अगर हमारे घर में नहीं होगी तो आजकल, पहले तो बिजली की उतनी आवश्यकता होती नहीं थी, बट आजकल तो बिजली के बिना आप एक भी काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि लोग घर ऐसे बनवा रहे हैं कि जहाँ पे सूर्य की रोशनी बहुत कम आ रही है, और सूर्य की रोशनी जहाँ कम आएगी वहाँ पे दिन भर आपको लाइट की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, इसी तरह से डाकघर, बैंक आदि भी भौतिक साधनों में ही शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। मानवीय साधन हमने ऊपर पढ़ा ना, भौतिक साधन और मानवीय साधन। तो भौतिक साधनों को हमने 3 भाग में वर्गीकरण किया। पहला धन, दूसरा विभिन्न भौतिक पदार्थ, और तीसरा है सार्वजनिक सुविधाएं। ठीक है, अब हम आते हैं मानवीय साधन पे। मानवीय साधन पे चलते हैं। उपयुक्त विभिन्न भौतिक साधनों का महत्व समाप्त हो जाता है यदि विभिन्न मानवीय साधनों की उपलब्धि एवं प्रयोग न हो। मानवीय साधन वे साधन हैं जो मानव के विभिन्न गुणों आदि से संबंध रखते हैं। इनको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है शक्ति। गृह की कार्य व्यवस्था के संचालन के लिए शक्ति क्या व्यय होता है। वास्तव में मानवीय शक्ति ही विभिन्न कार्यों का आधार है। शक्ति परिवार के सदस्यों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। जो सदस्य स्वस्थ होगा उसकी शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। गृहिणी को चाहिए कि वह गृह कार्य व्यवस्था को इस प्रकार से करे कि कम से कम शक्ति के व्यय से अधिक कार्यों को संपन्न कर सके। ऐसा करने से शक्ति की बचत होगी। गृहिणी के कम थकावट होने के कारण उसके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव भी नहीं पड़ेगा। दूसरा है रुचि। किसी भी गृह की कार्य क्षमता सुचारू रूप से नहीं चल सकती यदि उसके सदस्यों के घर के कार्यों में रुचि न हो। अधिकांशतः घरों में ऐसा होता है, सबको हर कार्य में रुचि नहीं होती है। तो इसलिए जब हम गृह कार्यों का बंटवारा करते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किस सदस्य को किस काम में रुचि है, उसी कार्य को हम उसे सौंपते हैं ताकि वो उस काम को रुचि से करे और अच्छे से कर सके। जिस तरह से आप मान लीजिए कोई एक सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको विशेष रुचि रहती है, जिसको आप मन से पढ़ते हैं, जिसके टीचर आपको बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो उसी तरह से गृह के कार्य भी होते हैं जिसमें सबको रुचि नहीं होती है। किसी को भोजन बनाना नहीं अच्छा लगता है, किसी को पूरा भोजन तो बना लेगा, उसको रोटी बनानी अच्छी नहीं लगती है। वो कहेगा कि सारा काम तो मैं कर दूंगी पर रोटी आपको बनानी होगी। बहुत से लोग ऐसे मिल जाते हैं। अतः एक सफल कार्य व्यवस्था में रुचि एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, ये कहानी बताने का ये मतलब है कि रुचि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी कार्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण बनाने में। रुचि कार्य को सरल बना देती है तथा उस कार्य को शीघ्रता से किया जा सकता है। प्राय यदि विभिन्न कार्यों को किसी योजना के अनुसार किया जाए तो कार्य में रुचि उत्पन्न हो सकती है।
यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि परिवार के विभिन्न सदस्यों की रुचि में भी अंतर होता है। अतः विभिन्न कार्यों के विभाजन सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि कार्य व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्ञान स्वयं एक शक्ति है। गृहिणी ज्ञान के द्वारा कार्य व्यवस्था को सर्वोत्तम विधियों का चुनाव कर सकती है। ज्ञान स्वयं एक शक्ति है, मैंने कि आपके पास ज्ञान होना भी आपकी शक्ति के बारे में दर्शाता है कि आप में कितनी शक्ति है। ठीक है, शक्ति का मतलब ये नहीं कि आप कोई भारी चीज़ जो है यहाँ से उठा के वहाँ रख लेंगे। ज्ञान का शक्ति मानसिक शक्ति का मतलब है यहाँ पे। ठीक है, मानसिक शक्ति भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। कुछ लोग के पास शरीर की ताकत होती है और कुछ लोगों के पास दिमाग की ताकत होती है। तो जहाँ पे शरीर की ताकत नहीं चलती है वहाँ पे दिमाग की ताकत चलती है। इसलिए ज्ञान की शक्ति का होना भी बहुत इम्पोर्टेंट आपके जीवन में जो है वो होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गृहिणी के ज्ञान द्वारा कार्य व्यवस्था की सर्वोत्तम विधियों का चुनाव कर सकती है और कार्य व्यवस्था को सफल बना सकती है। इससे न्यूनतम साधनों से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। ज्ञान के अभाव में कार्य व्यवस्था अनियंत्रित हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। योग्यता एवं दक्षता। ठीक है, योग्यता एवं दक्षता। एक सफल कार्य व्यवस्था के लिए योग्यता एवं दक्षता को प्राप्त करना आवश्यक है। विभिन्न कार्य विभिन्न योग्यता एवं दक्षताओं में संपन्न होते हैं। योग्यता एवं दक्षता मैंने कि आप किस चीज़ में योग्य हैं, किस चीज़ में योग्यता, वही मैंने कि दक्षता उसी को कहते हैं, योग्यता एवं दक्षता। क्या आप ऐसा कौन सा कार्य करते हैं जिसको बहुत आप अच्छे से करते हैं, आप उसमें दक्ष हैं। कहते हैं ना कि ये कलाकारी करने में दक्ष हैं, तो वही मैंने कि योग्यता, इनमें कलाकारी करने की योग्यता है और ये उसमें दक्षता हासिल किए हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विभिन्न कार्य विभिन्न योग्यताएं दक्षताओं से संपन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी विशेष कार्य में निपुण हो तो वह उस कार्य को कम से कम शक्ति प्रयोग करके शीघ्रता से कर सकता है। अतः विशेष कार्य को करने के लिए विशेष योग्यताओं का कार्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यदि कोई गृहिणी साज सज्जा में दक्ष है तो वह घर को भली भांति सजा सकती है। सबको साज सज्जा करने नहीं आता है, तो जिसको घर में जिसको भी साज सज्जा करने आता है उसी को ये काम सौंपना चाहिए। वैसे तो गृहिणियों को विशेष रूप से सिखाया जाता है कि भैया तुमको दूसरे के घर जाना है, सीख लो, ताकि यहाँ तो जैसे रैसे रह गई, वहाँ तुमको जाके सब सजाना होगा, संवारना होगा, नहीं तो क्या कहेंगे ससुराल वाले, है ना। आप लोग भी सुनते होंगे ये बात अपने घर में कि ऐसी आपकी मम्मी दादी, अगर मान लीजिए मम्मी नहीं भी करती हैं तो दादी या फिर अन्य लोग जो हैं ज़रूर उनके मुंह से ये बात निकल जाती होगी। चलिए आगे चलते हैं। मनोवृत्ति। ठीक है, मनोवृत्तियाँ भी कार्य व्यवस्था में अपना योगदान करती हैं। मनोवृत्तियों में परस्पर अनुकूलता, सहयोग एवं सामंजस्य, आशा निराशा आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। यदि किसी कार्य की ओर हमारा आशावादी दृष्टिकोण है तो उस कार्य को हम कुशलतापूर्वक एवं शीघ्रता से संपन्न कर सकते हैं। वास्तव में आशा प्रेरणा उन्नति का स्रोत है। अतः अनुकूल मनोवृत्ति से कार्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। आगे चलते हैं और चलिए आपको इसको थोड़ा समझा देते हैं। मनोवृत्तियाँ भी कार्य व्यवस्था में अपना योगदान करती हैं। मनोवृत्तियाँ परस्पर अनुकूलता, सहयोग एवं सामंजस्य, आशा निराशा आदि
सम्मिलित किए जा सकते हैं। आपकी मनोवृत्ति कैसी है किसी के प्रति या फिर अपने प्रति या फिर कार्य के प्रति, कि उसे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत लोगों का कहीं मन ही नहीं लगता है, हमेशा निराश रहते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग लगता है कि ये कार्य मुझे ही क्यों बार बार सौंपा जाता है, किसी और को क्यों नहीं दिया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जो जिस काम में निपुण होता है उसी को उस कार्य को सौंपा जाता है। तो अपने कार्य क्षमता को देखना चाहिए कि हम इस कार्य को अगर अच्छे से कर लेते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमको जो है ये कार्य सब, बाकी लोग भी तो काम कर रहे हैं, बट ये है कि उनकी जो क्षमता है उसके अनुसार उनको काम दिया गया है। तो अपनी मनोवृत्तियों को यहाँ पे चेंज करके और घर के कामों में आपको सहयोग करना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। समय, ठीक है, समय ही व्यक्ति को बनाता है, समय ही व्यक्ति को बनाता है और समय ही व्यक्ति को नष्ट करता है। आप सोच रहे होंगे कि समय कैसे बनाता है और समय कैसे नष्ट करता है। देखिए, कहते हैं कि जो अपनी बुद्धि लगा के मैंने कि ऐसे इसको जानिए कि जब हम उम्र के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाते हैं तो फिर हमको समय सिखाता है। समय कैसे सिखाता है? समय ऐसे सिखाता है कि जब आप आगे बढ़ गए रहते हैं, यानी कि उम्र में आप आगे बढ़ गए रहते हैं, बट उम्र के अनुसार आप उस कार्य को किए नहीं रहते हैं जो आपको करना ज़रूरी होता है। तो समय आपको सिखाता है, और अगर आप फिर भी नहीं सीखते हैं तो जब आप नहीं सीखेंगे तो नष्ट तो समय तो फिर अपना चला जाएगा। फिर वो समय नष्ट हुआ कि नहीं, जब वो वापस माने कि चला गया, समय आगे निकल गया और आप पीछे रह गए। आप मान लीजिए हाई स्कूल का पेपर देना है आपको और आप तैयारी नहीं कर रहे हैं। आपका ये समय है पढ़ने का, लिखने का। आपके पिताजी बोल रहे हैं, आपकी माताजी बोल रही हैं, आपके भाई बंधु बोल रहे हैं कि भैया पढ़ लो, तैयारी कर लो, 9th का तो पेपर मान लो निकालो, तभी तो तुम हाई स्कूल में जाओगे, और आप पढ़ ही नहीं रहे हो। तो आप जब पढ़ नहीं रहे हो तो वो समय को आप क्या कर रहे हो? नष्ट कर रहे हो। और जब समय को आप नष्ट करोगे तो समय आपको नष्ट कर देगा। फिर आप आगे जाके क्या कहोगे कि हमने पढ़ाई नहीं की या फिर हमको समय नहीं मिला। आप दूसरे को जो है वो ब्लेम दोगे कि कोई मुझे पढ़ने नहीं दिया। तो अपने बारे में खुद ही सोचना चाहिए, नहीं तो समय व्यक्ति को बनाता है तो व्यक्ति को नष्ट भी करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अतः समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको बोला, समय का सदुपयोग करना चाहिए। पढ़ने का अगर समय है तो पढ़ाई कीजिए, खेलने का समय है तो खेलिए, खाना खाने का समय है खाना खाइए। ठीक है, हर एक चीज़ का समय बना हुआ है, उस समय के अनुसार करेंगे तो समय भी आपका साथ देगा। समय का सदुपयोग कार्य व्यवस्था में एक विशेष स्थान रखता है। यदि कोई कार्य उचित समय पर नहीं हुआ तो समस्त कार्य व्यवस्था के अस्त व्यस्त होने की संभावना हो सकती है। मैंने कि सुबह अगर आप मान लीजिए रोज़ 5-6 बजे उठ जाते हैं, ठीक, उस समय से आपके मान लीजिए 5 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद से आपकी पूरे घर का एक रूटीन जो है 12 बजे तक का है कि इस समय तक लगातार, उसके बाद से 12 बजे से आराम करना, और आप जो है सो के उठ रहे हैं 10 बजे 8 बजे, तो आपका रूटीन गड़बड़ हो गया, नहीं तो वो पूरा दिन का आपका जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसीलिए जो है समय के महत्व को समझना चाहिए। इसके विपरीत यदि प्रत्येक कार्य पर
कार्य समय पर होता है तो कार्य व्यवस्था में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है। यही वजह है कि घर में एक नियम कानून रहना चाहिए सबके लिए और सबको उसका पालन करना चाहिए, ताकि हमारे घर की कार्य व्यवस्था में कोई व्यवधान जो है उत्पन्न ना हो, और सबको हेल्प भी करना चाहिए गृहिणी का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और कार्य व्यवस्था सफल होती है, अतः हम कह सकते हैं कि कल एक सफल कार्य व्यवस्था के लिए समय भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण साधन है। चलिए इन सब का सार देखिए क्या बोला है। उपयुक्त कथन में स्पष्ट है कि किसी कार्य व्यवस्था की सफलता में विभिन्न भौतिक एवं मानवीय साधनों का योगदान होता है। वे सभी अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं और किसी एक भी साधन के अभाव के कारण सारी कार्य व्यवस्था अव्यवस्थित हो सकती है। सभी साधन एक दूसरे के पूरक हैं। उदाहरणार्थ, यदि गृहिणी कपड़े धोने में अपने समय एवं श्रम की बचत करना चाहती है तो समय एवं श्रम की कमी को वॉशिंग मशीन खरीद कर अर्थात धन के व्यय करने से पूरा किया जा सकता है। यानी कि आप कपड़ा भिगोगे, फिर उसे धोगे, फिर उसे ले जाके धूप में डालोगे, तो इतना समय आपका लगा, आप उतने समय में कुछ और काम कर लोगे। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए, आपका कपड़ा धुला रहा है। हाँ देखिएगा, वहाँ से हम लोग व्यय करने से पूरा किया जा सकता है। यानी कि अगर आप धन खर्च करते हैं वॉशिंग मशीन लाने के लिए तो आपके समय की बचत होती है, और वो धन का तो फिर आप उसको पूरा कर सकते हैं, बट समय जो आपका चला जाता है वो नहीं आता है, तो समय की बचत करना ज़रूरी होता है। देखिए आगे क्या है कि हम यह भी जानते हैं कि साधन सीमित है और आवश्यकताएं सदैव बढ़ती रहती हैं, अतः अधिकाधिक आवश्यकताओं की संतुष्टि हमें सीमित साधनों से करनी होती है। इस कारण से सीमित साधनों का सदुपयोग आवश्यक है। यह गृहिणी की विवेकशीलता, निर्णय शक्ति एवं कार्य निपुणता पर निर्भर करता है। उत्तम गृह कार्य व्यवस्था में समय, श्रम, बचाव उपकरणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है, जिसका उल्लेख हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी बस आपके साधनों के बारे में ही इसमें आपको जानना था, तो बस इतना ही है। आगे वाले चैप्टर में जो है आपको आगे वाले चैप्टर में आगे वाले क्वेश्चन में उसके बारे में आपको बताया जाएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं और हमें आगे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो राम राम सभी बच्चों को।